नमस्कार दोस्तों, लर्न विथ आरजे में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को गोरखपुर विश्वविद्यालय के सेकेंड सेमेस्टर के छात्रों के लिए और अन्य विश्वविद्यालय के अलग अलग सेमेस्टर में बीकॉम में फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कोर्स है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी है। आप लोग ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन है, पुस्तपालन में व्यावसायिक व्यवहारों का लेखा किया जाता है माप की इकाई में, मौद्रिक इकाई में, उत्पादन की इकाई में या उक्त सभी में। तो देखिए, पुस्तपालन में बात कर रहा है तो कोई भी व्यावसायिक व्यवहार तभी दर्ज किया जाता है, तभी लेखा किया जाता है उसका, जब वो मौद्रिक इकाई में हो। जो चीज़ मुद्रा में मापी जा सकती है वही अकाउंटिंग रिकॉर्ड में आ सकती है, बाकी चीज़ें अकाउंटिंग रिकॉर्ड में नहीं आती हैं। गुणात्मक चीज़ें इसमें नहीं आती हैं, केवल संख्यात्मक या मौद्रिक इकाई में जो डेटा रिकॉर्ड किया जा सकता है वही लेखांकन में लिया जाता है। अगला प्रश्न है, पुस्तपालन है कला, विज्ञान, उक्त ए और बी दोनों या उक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पुस्तपालन यानी बुक कीपिंग को विज्ञान भी माना जाता है, एक साइंस भी माना जाता है और एक आर्ट भी माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। लेखा कर्म वहाँ से प्रारंभ होता है। लेखा कर्म मतलब अकाउंटिंग स्टार्ट्स फ्रॉम, जहाँ पुस्तपालन समाप्त होता है, जहाँ लेखांकन समाप्त होता है, उक्त ए और बी दोनों या उक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जहाँ पे पुस्तपालन समाप्त होता है यानी बुक कीपिंग जहाँ पे समाप्त होती है वहीं से अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लेखांकन है वित्तीय व्यवहारों को लेखा पुस्तकों में लिखना। वित्तीय व्यवहारों को नियमित रूप से व्यवस्थित प्रणाली के अनुसार लेख पुस्तकों में लिखना। व्यवस्थित रूप से लिखे गए लेखों का वर्गीकरण करके परिणाम का निकालना या उक्त ए और बी दोनों। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। व्यवस्थित रूप से लिखे गए लेखों का वर्गीकरण करके परिणाम निकालना, ये लेखांकन के अंतर्गत आता है। दो शब्द आते हैं, एक बुक कीपिंग आती है। बुक कीपिंग में आपका जर्नल मेंटेन करना और लेजर बनाना, इतना काम जो है बुक कीपिंग के अंतर्गत आता है। इसके बाद जो ट्रायल बैलेंस बनता है और बैलेंस शीट बनती है, ये आपका अकाउंटिंग में आता है। ठीक है, बुक कीपिंग पहली प्रोसेस है, अकाउंटिंग दूसरी प्रोसेस है। बुक कीपिंग जहाँ पे समाप्त होती है वहीं से अकाउंटिंग चालू हो जाती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुस्तपालन का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था इंग्लैंड में, अमेरिका में, भारत में या इटली में। तो इसका सबसे पहले प्रयोग इटली में किया गया था। ल्यूकास पेसियोली नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने डबल एंट्री सिस्टम को जन्म दिया। इटली के रहने वाले थे वो। इटली में 1494 में सबसे पहले इसका प्रयोग किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, लेखांकन के प्रकार हैं वित्तीय लेखांकन, लागत लेखांकन, प्रबंधकीय लेखांकन या उक्त सभी। तो देखिए, ये तीनों ही लेखांकन के प्रकार हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लेखांकन की मान्यताएं हैं अवधि, विनिमय, मापन की इकाई या उक्त सभी। तो यहाँ पर भी आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये तीनों ही लेखांकन मान्यताएं हैं। अगला प्रश्न है, लेखांकन की सर्वाधिक प्रमाणित परिभाषा दी गई है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट के द्वारा, कंपनी लॉ बोर्ड के द्वारा या उक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। इसने जो परिभाषा लेखांकन की दी है वो सबसे ज़्यादा प्रमाणित है, सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक है। अगला प्रश्न आता है, लेखांकन सूचनाओं के उपयोगकर्ता हैं प्रबंधक, कर्मचारी, आपूर्तिकर्ता या लेनदार या उक्त तीनों सभी। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। प्रबंधक लेखांकन सूचनाओं का प्रयोग करता है प्रबंधन के लिए, व्यवसाय को प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए। कर्मचारी उसका प्रयोग करते हैं कंपनी के बारे में जानने के लिए कि जहां वो काम कर रहे हैं वो एक ऐसी संस्था है जो उनको आगे चल के और ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सकती है, सैलरी बढ़ा सकती है,
कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है कि नहीं है। और आपूर्तिकर्ता या लेनदार भी इस बात को देखते हैं कि भाई हम उधार माल दे रहे हैं यदि, तो हमें पैसे वापस मिल जाएंगे कि नहीं, समय से हमें पेमेंट हो पाएगा कि नहीं। इसलिए लेखांकन रिकॉर्ड को तीनों ही लोग देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लेखांकन प्रक्रिया है व्यवहारों की पहचान एवं अभिलेखन करना, वर्गीकरण एवं संक्षिप्तीकरण करना, निर्वचन करना या उक्त सभी। तो यहाँ पे भी आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उक्त सभी। ठीक है, क्योंकि लेखांकन के अंतर्गत बुक कीपिंग और अकाउंटिंग दोनों आता है। बुक कीपिंग के अंतर्गत व्यवहारों की पहचान की जाती है और उसका अभिलेखन किया जाता है। वर्गीकरण का काम यानी लेजर बनाने का काम भी बुक कीपिंग के अंतर्गत आता है। संक्षिप्तीकरण से जो है आपका अकाउंटिंग चालू हो जाता है, यहाँ पे ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। और निर्वचन मतलब फाइनल अकाउंट बनाना और उसके आधार पे जो डेटा मिलता है उसके आधार पे डिसीजन लेने के संबंधित काम करना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, उक्त सभी। अगला प्रश्न है, लेखांकन केवल व्यावसायिक संस्थाओं के लिए उपयोगी है। तो ये बात सत्य है, असत्य है, आंशिक सत्य है या उक्त में से कोई नहीं। तो इस बात को आंशिक सत्य माना जाएगा, क्योंकि व्यावसायिक संस्थाओं के लिए तो लेखांकन का उपयोग 100% है, इसमें कोई डाउट है ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो व्यावसायिक संस्थाएं नहीं हैं उनके लिए अकाउंटिंग का कोई यूज नहीं है। जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो ट्रस्ट हैं, ऐसी संस्थाएं हैं जो सेवा भाव से काम करती हैं या पेशेवर लोग हैं, उनके लिए भी अकाउंटिंग का यूज है। ऐसा नहीं है कि उनके लिए उपयोग नहीं है, इसलिए इसे आंशिक सत्य के कैटेगरी में रखा जाएगा। अगला प्रश्न है, लेखांकन समीकरण क्या है? संपत्ति बराबर पूंजी प्लस दायित्व, संपत्ति बराबर दायित्व प्लस पूंजी, पूंजी बराबर संपत्ति प्लस दायित्व या दायित्व बराबर पूंजी माइनस संपत्तियाँ। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। संपत्ति हमेशा पूंजी और दायित्व के बराबर होती है। पूंजी और दायित्व को मिला के जो अमाउंट होता है वो एसेट के बराबर होता है। जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट के लेफ्ट साइड में हम क्या क्या लिखते हैं? कैपिटल लिखते हैं, यही हमारी पूंजी हुई। इसके अलावा जितनी लाइबिलिटीज होती हैं उसे लिखते हैं, और राइट साइड में क्या लिखते हैं? एसेट को लिखते हैं। तो कैपिटल और लाइबिलिटी मिलकर एसेट के बराबर होती हैं कि नहीं, तभी तो बैलेंस शीट टैली होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, संपत्ति बराबर पूंजी प्लस दायित्व। ठीक है, अगला प्रश्न है, संपत्ति में वृद्धि होने पर हमेशा इसमें भी वृद्धि हो जाती है। समता स्वामित्व में, दायित्व में, ए तथा बी दोनों में, ए या बी। तो देखो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। बैलेंस शीट अभी मैंने जो बनाया था फिर से देखते हैं। इसमें आपका कैपिटल है, लाइबिलिटीज हैं और एसेट हैं। अब एसेट में यदि वृद्धि हो रही है तो इस वृद्धि को कवर करने के लिए या तो कैपिटल बढ़ेगी या लाइबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है ना, कैपिटल यदि बढ़ती है तो इसे समता कहा जाएगा, दायित्व यदि बढ़ता है लाइबिलिटी कहा जाएगा। तो इन दोनों में कोई ना कोई एक जरूर बढ़ेगा, तभी आपकी एसेट की वृद्धि जो है वो बैलेंस हो पाएगी। बैलेंस शीट का मतलब ही है कि दोनों साइड बैलेंस होना चाहिए, एक बराबर होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, जो व्यवहार मुद्रा में अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता, लेखांकन की किस अवधारणा के अनुसार रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा? एकरूपता की अवधारणा, मुद्रा मापन की अवधारणा, लागत अवधारणा या रूढ़िवादिता की अवधारणा। तो देखिए, मुद्रा मापन की अवधारणा ये कहती है कि वही ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग में लिखे जाएंगे जिन्हें हम मुद्रा के रूप में माप सकते हैं। ये बात कहती है मुद्रा मापन अवधारणा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्यवसाय का स्वामी एक लेनदार माना जाता है, ये किस अवधारणा के अनुसार माना जाता है? द्विपहलू अवधारणा, मुद्रा मापन अवधारणा, लागत अवधारणा या पृथक अस्तित्व अवधारणा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, पृथक अस्तित्व अवधारणा।
इसे इंग्लिश में कहते हैं सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि व्यवसाय का अस्तित्व अपने स्वामी से अलग माना जाता है। यदि व्यवसाय में स्वामी ने कैपिटल लगाया है तो व्यवसाय ये मानता है कि भाई स्वामी हमसे अलग है और वो कैपिटल लगा रहा है, यानी उसने एक तरीके से हमें उधार पैसे दिए हैं और ये बिजनेस की जिम्मेदारी है कि वो कमाए, प्रॉफिट अर्न करे और उस कैपिटल के बदले में स्वामी को, जो ओनर है, उसे रिटर्न प्रोवाइड करे। ये पृथक अस्तित्व अवधारणा कहती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संपत्ति और व्यय में अंतर निम्न में से किस अवधारणा के कारण स्पष्ट होता है? चालू व्यवसाय की अवधारणा, लागत अवधारणा, मुद्रा मापन अवधारणा और रूढ़िवादिता की अवधारणा। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, चालू व्यवसाय की अवधारणा। इसे इंग्लिश में कहते हैं गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ये अवधारणा ये बताता है कि व्यवसाय जब कोई चालू किया जाता है तो ये मान के चला जाता है कि व्यवसाय का जीवन अनंत है, उसका समापन कभी होगा ही नहीं। और जब समापन कभी नहीं होगा तब ये देखा जाता है कि भाई जो खर्चे हम 1 साल के लिए कर रहे हैं उसे हम व्यय में लिखेंगे, और जो खर्चे लंबी अवधि के चीज़ों के लिए किए जा रहे हैं, यानी ऐसी चीज़ों के लिए किए जा रहे हैं जिनका उपयोग हमारे लिए अनेक सालों तक होना है, क्योंकि व्यवसाय तो अनंत काल तक चलना है, उसे हम संपत्ति मानेंगे। ठीक है ना। तो ये चालू व्यवसाय की अवधारणा की वजह से संपत्ति और व्यय में अंतर किया जाता है। नहीं तो खर्चा तो दोनों ही है, कोई व्यय करो तो भी पैसा खर्च होगा, कोई संपत्ति खरीदो तो भी पैसा खर्च होगा। दोनों में अंतर होने का कारण यही है कि व्यवसाय लगातार चलता रहेगा, ये मानकर अकाउंटिंग की जाती है। अगला प्रश्न है, किस अवधारणा के अनुसार अस्थायी संपत्तियों का लेखा उस मूल्य पर करना चाहिए जिस मूल्य पर उन्हें प्राप्त किया गया है? मुद्रा माप अवधारणा, लागत की अवधारणा, द्विपक्षीय अवधारणा या रूढ़िवादिता की अवधारणा? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, लागत की अवधारणा। लागत की अवधारणा यही कहती है कि कोई भी संपत्ति को उसके मूल लागत पे दिखाया जाना चाहिए, यानी वास्तव में जिस मूल्य पर उसे क्रय किया गया है उसी मूल्य पर दिखाया जाना चाहिए, और हर साल उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करके जो नेट वैल्यू आती है उस रेट पर संपत्ति को दिखाया जाना चाहिए। आप पूरा रेट दिखाइए और बाद में डेप्रिसिएशन माइनस करके नेट वैल्यू निकाल लीजिए। तो ये लागत अवधारणा के अंतर्गत कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, एक लेखा अवधि की गत अवधि से तुलना के लिए पालन करना आवश्यक है। कंपैरेटिव स्टडी आप करना चाहते हैं तो आपको क्या चीज़ का पालन करना पड़ेगा? एकरूपता की अवधारणा का, लागत की अवधारणा का, चालू व्यवसाय की अवधारणा का, उक्त सभी अवधारणाओं का। तो देखो, जब दो चीज़ें एक समान, एक ही तरीके से तैयार की जाती हैं तभी हम उसे कंपेयर कर सकते हैं, और यही बात एकरूपता की अवधारणा कहती है कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड बनाने के तरीके में बार बार परिवर्तन नहीं करना चाहिए। एक बार जो तरीका अपना लिया गया उसी को कंटिन्यूअस रूप से यूज किया जाना चाहिए, ताकि किसी भी वर्ष के डेटा को दूसरे वर्ष के डेटा के साथ कंपेयर किया जा सके। इसके लिए इस नियम का पालन करना जरूरी है। अगला प्रश्न है, अंतिम रहतिये का मूल्यांकन लागत अथवा बाजार मूल्य जो कम है उस पर किया जाता है, इसका कारण क्या है? पूर्ण प्रदर्शन का सिद्धांत, भौतिकता का सिद्धांत, रूढ़िवादिता का सिद्धांत या एकरूपता का सिद्धांत? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, रूढ़िवादिता का सिद्धांत। कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म इसे कहा जाता है, रूढ़िवादिता का सिद्धांत। ये सिद्धांत कहता है कि भाई भविष्य में होने वाली हानियों के बारे में आप एडवांस में सोच लीजिए, एडवांस में उसकी व्यवस्था कर लीजिए, लेकिन भविष्य में होने वाले लाभों के लिए आप पहले से व्यवस्था बना के मत रखिए। पहले से आप मत सोच लीजिए कि आपको लाभ होगा, क्योंकि जब तक आपको वो चीज़ प्राप्त न हो जाए तब तक आप अनुमान लगाकर यदि अकाउंटिंग कर लेंगे और बाद में कहीं ऐसी घटना नहीं हुई तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। तो रूढ़िवादिता का सिद्धांत कहता है रूढ़िवादी बने रहिए, जब तक लाभ हो न जाए तब तक मत मानिए कि आपको लाभ हुआ,
लेकिन यदि हानि होने की संभावना है तो उसे आप पहले ही मान लीजिए कि वो हानि आपको होनी है, उसका अकाउंट में पहले से व्यवस्था बना के रखिए आप। तो रूढ़िवादिता के सिद्धांत के आधार पर ही स्टॉक का वैल्यूएशन जो है उसके कॉस्ट और मार्केट प्राइस दोनों में जो कम होता है उस पे किया जाता है। ये मान के चला जाता है कि भाई हमें कम से कम रिटर्न मिलने वाला है उस स्टॉक को बेचने के बाद। अगला प्रश्न है, लेखांकन की वसूली सिद्धांत लागू नहीं होता है दीर्घकालीन निर्माणी ठेका प्रशम विधाओं में, सेवा उद्योग में, खदान उद्योग में या रेल यातायात में। तो वसूली का सिद्धांत जो है ठेकों में नहीं होता है, लॉन्ग टर्म के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसमें यह सिद्धांत लागू नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रूढ़िवादिता के अवधारणा के अनुसार रहतिये का मूल्यांकन होता है। रहतिया मतलब क्लोजिंग स्टॉक या स्टॉक कह सकते हैं। बाजार मूल्य पर, लागत मूल्य पर, उक्त ए और बी में दोनों में जो कम हो या उक्त में से कोई नहीं। तो अभी हमने देखा है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लागत अवधारणा के अनुसार संपत्तियां हमेशा मूल्यांकित की जाती हैं लागत मूल्य पर, बाजार मूल्य पर, क्रय मूल्य पर या उक्त में से कोई नहीं। तो इसके बारे में भी हमने देखा है, लागत अवधारणा के अनुसार किसी भी संपत्ति को क्रय मूल्य पर मूल्यांकित किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, लेखांकन की मान्यताएं हैं विनिमय, अवधि, माप की इकाई या उक्त सभी। तो ये प्रश्न हम लोग कर चुके हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, उक्त सभी। इसके बाद वसूली की अवधारणा के अनुसार बिक्री के आगम की वसूली निम्नलिखित समय पर मानी जाती है। कहने का मतलब ये है कि रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कब माना जाएगा कि सेलिंग होने के बाद रेवेन्यू जनरेट हो गया। आदेश की प्राप्ति होने पर, स्वामित्व का हस्तांतरण होने पर, ग्राहक से नकद प्राप्त होने पर या आदेश रद्द होने पर। तो रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट कहता है कि किसी सेल्स का रेवेन्यू जनरेट होने का टाइम कब माना जाएगा, जब वास्तव में स्वामित्व का हस्तांतरण होगा, ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप होगा। यानी कि जब ट्रांजैक्शन पूरा हो गया और माल क्रेता को सौंप दिया गया, तब माना जाएगा कि रेवेन्यू जनरेट हो गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आगम का लेखा सामान्यतया उस समय किया जाता है जब उत्पादन पूर्ण होता है, वस्तु के लिए आदेश प्राप्त होता है, जब वस्तु की सुपुर्दगी की जाती है या जब वस्तु का मूल्य प्राप्त होता है। तो सेम यही क्वेश्चन है, लैंग्वेज थोड़ी चेंज कर दी है। तो यहाँ पे जब वस्तु की सुपुर्दगी की जाएगी, क्रेता को वस्तु प्रदान किया जाएगा, तब माना जाएगा कि रेवेन्यू जनरेट हुआ है। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट ये बात कहता है। अगला प्रश्न देखते हैं, लागत अवधारणा के अनुसार संपत्तियां हमेशा मूल्यांकित की जाती हैं लागत मूल्य पर, बाजार मूल्य पर, क्रय मूल्य पर। और डी दिया ही नहीं है, चलो तो इसे क्रय मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है, अभी मैंने आपको बताया ही है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम लेखांकन प्रमाण कब घोषित किया गया? अप्रैल 1977, नवंबर 1978, नवंबर 1979 या जून 1981। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नवंबर 1979 में सबसे पहला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू किया गया था इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, भारत का पूछा है। भारत में ICAI अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को इशू करता है। पहला स्टैंडर्ड 1979 नवंबर में इशू किया गया था। इसके बाद भारत में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया में लेखांकन बोर्ड का गठन कब किया गया था? अकाउंटिंग बोर्ड, इसका गठन कब किया गया था? तो अक्टूबर 1975, अप्रैल 1977, जून 1976 या नवंबर 1979। तो अप्रैल 1977 ये वो समय है जब ICAI ने अकाउंटिंग बोर्ड की स्थापना की थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा लेखा विधि का सिद्धांत नहीं है? दोहरा लेखा सिद्धांत, लागत का सिद्धांत, भौतिकता का सिद्धांत या सत्यता का सिद्धांत। तो यहाँ पे देखिए, दोहरा लेखा सिद्धांत, लागत का सिद्धांत और भौतिकता का सिद्धांत,
ये तीनों जो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में आते हैं, लेकिन सत्यता का सिद्धांत करके कोई भी सिद्धांत अकाउंटिंग में नहीं बताया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुस्तपालन के जनक किसे कहा जाता है? लुकास पेसियोली, रॉबर्ट एंथोनी, प्रोफेसर मार्शल या इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट? तो अकाउंटिंग के जनक लुकास पेसियोली माने जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दोहरा लेखा प्रणाली आरंभ हुई भारत में, इटली में, इंग्लैंड में या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। डबल एंट्री सिस्टम जो है इटली में सबसे पहले प्रारंभ हुआ था। लुकास पेसियोली इसे चालू करने वाले व्यक्ति थे और 1494 में इसका प्रयोग सबसे पहले किया गया था। अगला प्रश्न है, द्विप्रविष्टि प्रणाली का आविष्कार किया था कार्टर ने, बाटलीबाई ने, जे बेटी ने या लुकास पेसियोली ने? तो लुकास पेसियोली आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दोहरा लेखा प्रणाली सबसे लोकप्रिय है क्योंकि कम खर्चीली है, सबके द्वारा अपनाई जाती है, आयकर बचाती है या पूर्ण वैज्ञानिक पद्धति है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। दोहरा लेखा प्रणाली अपनाने में खर्च कुछ ज़्यादा लगता है, सबके द्वारा नहीं लेकिन ऑलमोस्ट ज़्यादातर लोगों के द्वारा अपनाया जाता है। आयकर से इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये पूर्णतः वैज्ञानिक प्रणाली है। यदि इस माध्यम से अकाउंटिंग की जाती है तो गलतियों के होने की संभावना न के बराबर हो जाती है और सिस्टमेटिक वे में अकाउंटिंग रखने का एक बहुत अच्छा तरीका डबल एंट्री सिस्टम है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। इसके बाद दोहरा लेखा प्रणाली में कितने पक्ष प्रभावित होते हैं? एक पक्ष, दो पक्ष, तीन पक्ष या इनमें से कोई नहीं? तो डबल एंट्री सिस्टम में आपको मालूम है कि हमेशा किसी भी ट्रांजैक्शन के होने पर दो पक्ष प्रभावित होते हैं। एक पक्ष के पास धन की वृद्धि होती है, इंक्रीज होता है, सरप्लस होता है। दूसरे व्यक्ति के पास धन की कमी होती है, डेफिसिट होती है, और दोनों ही पक्ष का लेखा किया जाता है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा कि दोहरा लेखा प्रणाली में दो पक्ष प्रभावित होते हैं। अगला प्रश्न है, दोहरा लेखा प्रणाली के प्रतिपादक का नाम क्या था? एक ही प्रश्न को कई तरीके से पूछा जा रहा है। जनक कभी पूछ लेगा, कभी प्रोपाउंडेड पूछ लेगा कि प्रतिपादक कौन है। लुकास पेसियोली, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, दोहरा लेखा प्रणाली के जनक लुकास पेसियोली कहाँ के निवासी थे? इटली के निवासी थे, मैंने अभी आपको बताया है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, लुकास पेसियोली द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र, लेखांकन के तत्व, डी कंप्यूटर सेट स्ट्रक्चरिस या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। डबल एंट्री सिस्टम को सबसे पहले लुकास पेसियोली ने अपनी बुक में उसका जिक्र किया था और उस बुक का नाम था डी कंप्यूटर सेट स्ट्रक्चरिस। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दोहरा लेखा प्रणाली में प्रत्येक सौदे के रूप हैं 1, 2, 3 या 4? तो दो रूप होते हैं, एक रूप होता है डेबिट और दूसरा रूप होता है क्रेडिट। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए, दोहरा लेखा प्रणाली से आशय है दो पृथक पुस्तकों में लेखा, सौदे के दोनों पक्षों का लेखा, दो विभिन्न तिथियों में लेखा या इनमें से कोई नहीं? तो देखो, पुस्तक और तिथि से मतलब नहीं है, किसी भी सौदे का दो पक्ष में लेखा होना जरूरी है। डबल एंट्री सिस्टम यही बात कहता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दोहरा लेखा प्रणाली का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था 1394 में, 1494 में, 1449 में या 1543 में? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, 1494। अगला प्रश्न है, पूंजी खाता है वास्तविक खाता यानी रियल अकाउंट, सामान्य खाता नॉर्मल अकाउंट, व्यक्तिगत खाता पर्सनल अकाउंट या इनमें से कोई नहीं? तो कैपिटल अकाउंट जो है ये पर्सनल अकाउंट होता है, व्यक्तिगत खाता। पर्सनल अकाउंट क्यों होता है? क्योंकि ये एक तरीके से रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट किसी व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है। तो कैपिटल अकाउंट भी जो है वास्तव में ओनर को रिप्रेजेंट करने का काम करता है, इसलिए इसे व्यक्तिगत खाते की श्रेणी में रखा जाता है। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा नाम मात्र खाता है? नाम मात्र खाता यानी नॉमिनल अकाउंट। देनदार खाता, रोकड़ खाता, ऋण खाता या वेतन खाता। तो मैंने आपको बताया है कि नॉमिनल अकाउंट कभी भी खर्चों से या आमदनी से, इनकम या एक्सपेंसेज से रिलेटेड होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। ये एक एक्सपेंसेज है और इसे नॉमिनल अकाउंट के कैटेगरी में रखा जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आहरण खाता है व्यक्तिगत खाता, पर्सनल अकाउंट। ये आहरण मतलब ड्राइंग्स अकाउंट के बारे में पूछा है कि ड्राइंग्स अकाउंट क्या है? पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट या इनमें से कोई नहीं। तो जिस तरीके से कैपिटल अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट है, वैसे ही ड्राइंग्स अकाउंट भी एक पर्सनल अकाउंट है और ये पर्सनल अकाउंट ओनर को ही रिप्रेजेंट करता है। कैपिटल अकाउंट और ड्राइंग्स अकाउंट दोनों ही जो है ओनर को रिप्रेजेंट करने वाले पर्सनल अकाउंट होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक लेखों की वह कौन सी पुस्तक है जिसमें सभी लेन देन तारीखवार लिखे जाते हैं? जर्नल, खाता बही, तलपट या अंतिम खाते। तो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जो है वो माना जाता है जर्नल को, और इसमें सभी लेन देन को डेट वाइज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्नल एक पुस्तक है जिसमें होने वाला लेखा होता है अंतिम लेखा, हस्तांतरण लेखा, मूल लेखा या अशुद्धि लेखा। तो जर्नल में कभी भी बेसिक अकाउंटिंग की जाती है, मूल लेखा होता है ये, ठीक है। पहली बार कोई ट्रांजैक्शन जर्नल में ही रिकॉर्ड होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्नल तैयार करते समय उसमें कितने खाने बनाए जाते हैं, कितने कॉलम बनते हैं? 7, 5, 3 या 4। तो देखो, जर्नल बनाते वक्त 5 कॉलम बनते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। एक कॉलम बनता है डेट के लिए, दूसरा कॉलम बनता है पर्टिकुलर के लिए, तीसरा कॉलम बनता है लेजर फोलियो के लिए, और 2 कॉलम और बनते हैं अमाउंट के लिए, जिसमें एक डेबिट अमाउंट दिखाता है, दूसरे में क्रेडिट अमाउंट दिखाया जाता है। तो कुल मिला के 5 कॉलम जर्नल में बनते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक खाता है रियल अकाउंट, वास्तविक खाता, पर्सनल अकाउंट, व्यक्तिगत खाता, अवास्तविक खाता यानी कि नॉमिनल अकाउंट, या इनमें से कोई नहीं। तो बैंक अकाउंट भी एक पर्सनल अकाउंट होता है। ये होता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो नेचुरल पर्सन अकाउंट मतलब जो जीवित व्यक्ति हैं उनके अकाउंट को नेचुरल पर्सनल अकाउंट कहते हैं। जो संस्थाएं होती हैं उनके खाते को आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कहते हैं। और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट यानी एक ऐसा अकाउंट जो किसी व्यक्ति को, चाहे वो नेचुरल पर्सन हो या आर्टिफिशियल पर्सन हो, उसे रिप्रेजेंट करता हो, या व्यक्तियों के समूह को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है, उसे कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो यहाँ पे बैंक क्या है? एक संस्था है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इसलिए ये आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के रूप में व्यक्तिगत खाते के अंतर्गत बैंक अकाउंट आएगा। रोकड़ खाता है, कैश अकाउंट है, वास्तविक खाता, रियल अकाउंट, व्यक्तिगत खाता, पर्सनल अकाउंट, अवास्तविक खाता, नॉमिनल अकाउंट, या इनमें से कोई नहीं। तो कैश अकाउंट जो है एक रियल अकाउंट होता है। रियल अकाउंट यानी संपत्तियों से रिलेटेड जो अकाउंट होते हैं वो रियल अकाउंट के कैटेगरी में आते हैं, और कैश भी हमारे लिए एक संपत्ति है और ये वास्तविक खाता है। अगला प्रश्न है, रोकड़ पुस्तक में सम्मिलित है केवल नकद प्राप्तियाँ, केवल नकद भुगतान, केवल नकद खरीद एवं बिक्री, समस्त नकद प्राप्तियाँ एवं भुगतान। यहाँ रोकड़ पुस्तक का मतलब है कैश बुक। कैश बुक में क्या क्या रिकॉर्ड होता है? कैश से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं, जहाँ जहाँ से कैश आए और जहाँ जहाँ पर कैश का पेमेंट किया जाए, वो सब का सब कैश बुक में रिकॉर्ड होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संयंत्र यानी प्लांट की स्थापना पर किए जाने वाले व्यय को डेबिट किया जाना चाहिए।
स्थापना व्यय खाते में, विविध व्यय खाते में, संयंत्र खाते में या संपत्ति अनुरक्षण खाते में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि इसे प्लांट अकाउंट में दिखाया जाएगा। नियम ये कहता है कि जब कोई प्लांट मशीनरी या कोई भी फिक्स्ड एसेट खरीदी जाती है और साथ में उसका इंस्टॉलेशन कराना ज़रूरी होता है उसे यूज करने के लिए, तो इंस्टॉलेशन का जो पहली बार खर्चा लगता है वो खर्चा मशीन की कास्ट में जोड़ के दिखाया जाता है। तो जब किसी प्लांट को खरीदेंगे तो प्लांट अकाउंट डेबिट करेंगे, तो उसका जो क्रय मूल्य होगा उसे भी लेंगे और उसकी स्थापना का जो व्यय है, इस्टेब्लिशमेंट चार्ज जो है, उसे भी लेंगे। दोनों अमाउंट जोड़कर जो टोटल अमाउंट आएगा उस टोटल अमाउंट से जर्नल एंट्री पास होगी, प्लांट अकाउंट डेबिट टू, यदि कैश में खरीदा है तो कैश अकाउंट, यदि उधार में खरीदा है तो वेंडर अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि संयंत्र की स्थापना पे किया जाने वाला व्यय संयंत्र खाते में डेबिट किया जाएगा। अगला प्रश्न है क्रय खाता है व्यक्तिगत खाता, संपत्ति खाता, नाममात्र खाता या इनमें से कोई नहीं। परचेज अकाउंट को नॉमिनल अकाउंट के कैटेगरी में रखा जाता है। वैसे तो कहने को ये गुड्स अकाउंट का ही एक पार्ट है। गुड्स अकाउंट के 5 पार्ट मैंने बताए हैं, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट और स्टॉक अकाउंट। लेकिन नेचर वाइज ये नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि पीएल अकाउंट में इसे ले जाकर समाप्त किया जाता है। इसके बैलेंस को हम अगले साल ट्रांसफ़र नहीं करते हैं और ये नियम नॉमिनल अकाउंट के साथ लागू होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है तलपट बनाने की विधियां हैं योग विधि, अंतर विधि, योग एवं अंतर विधि या इनमें से कोई भी। तो देखो, ट्रायल बैलेंस जब बनाया जाता है तो तीनों मेथड का यूज किया जा सकता है। हम लोगों ने क्लास में जो डिस्कस किया था वो बैलेंस मेथड को डिस्कस किया था, अंतर विधि को। लेकिन टोटल वाले मेथड को भी यूज किया जा सकता है और टोटल और बैलेंस दोनों को एक साथ दिखाकर भी एक विधि है ट्रायल बैलेंस बनाने की। ये सबसे पॉपुलर विधि है अंतर विधि। तो बनाने को इन तीनों में से किसी के माध्यम से भी बनाया जा सकता है, इसलिए यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, लेकिन पॉपुलरिटी के हिसाब से देखा जाए तो डिफरेंस मेथड सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। इसके बाद देखिए, तलपट बनाया जाता है शेष विधि द्वारा, योग विधि द्वारा, ए और बी दोनों विधियों द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे भी आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अंतर विधि को ही शेष विधि भी कहा जाता है। ठीक है, डिफरेंट मेथड या बैलेंस मेथड एक ही बात है और योग विधि से भी तलपट बनता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही होगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आर्थिक चिट्ठा प्रदर्शित करता है बैलेंस शीट रिप्रेजेंट व्यापार के नकद लेन देन, व्यापार की वित्तीय स्थिति, व्यापार की आय की गणना या व्यापार के लाभ कमाने की क्षमता। तो आप लोग इंटर ही लेवल से पढ़ा होगा कि बैलेंस शीट जो है फाइनेंशियल पोजीशन को दिखाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है समायोजना को यानी एडजस्टमेंट को अंतिम खातों में कितनी बार दिखाया जाता है। एडजस्टमेंट को, कोई भी एडजस्टमेंट एंट्री होती है तो इसका हमेशा 2 इफेक्ट हमें दिखाना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कोई भी ट्रांजैक्शन है यदि ट्रायल बैलेंस में है तो उसका 1 इफेक्ट होगा और यदि वो एडजस्टमेंट में है तो उसका 2 इफेक्ट हमें दिखाना पड़ेगा। इसके बाद देखो, अंतिम खातों में अदत्त व्यय यानी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की बात हो रही है कि समायोजन का लेखा किया जाता है 1 स्थान पर, 2 स्थान पर, 3 स्थान पर या 4 स्थान पे। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो चाहे कोई भी चीज़ हो, कोई भी ट्रांजैक्शन हो, यदि वो एडजस्टमेंट में दिया है तो उसका 2 स्थान पर लेखा किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ऋण एवं पूंजी पर ब्याज एक प्रकार से है बिक्री एवं वितरण व्यय का, वित्तीय व्यय का, प्रबंध व्यय का या इनमें से कोई नहीं। तो देखो, ऋण पर ब्याज दिया जाए या पूंजी पर ब्याज दिया जाए, ये ब्याज हमने पेमेंट क्यों किया, ताकि हमारे पास फंड क्रिएट हो सके, पैसा जुटाने के लिए हमने ये ब्याज दिया है। और पैसा जुटाने का काम जो है फाइनेंस के कैटेगरी में आता है,
तो ब्याज जो भुगतान किया जा रहा है इस पैसे को जुटाने के लिए वो फाइनेंशियल नेचर का एक्सपेंसेज होगा। ठीक है। बिक्री और वितरण व्यय में वो खर्चे आते हैं जो वस्तु को बेचने के दौरान किए जाते हैं। प्रबंध व्यय का मतलब है कि आप जो मैनेजमेंट करते हैं, संस्था को प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए जो कर्मचारी आपने रखे हैं, मैनेजर्स रखे हैं, उनके ऊपर किया जाने वाला व्यय जो है मैनेजमेंट एक्सपेंसेज कहा जाता है। लेकिन फंड को जुटाने वाला जो खर्चा होता है वो फाइनेंशियल एक्सपेंसेज में शामिल किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, तलपट में दिए गए अंतिम स्कंध को प्रदर्शित करते हैं। यदि ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक दिया है तो इसे आप कहाँ पे प्रेजेंट करेंगे, कहाँ दिखाएंगे? व्यापार खाते में, आर्थिक चिट्ठे में, दोनों खाते में, या इनमें से कोई नहीं? तो देखो, यदि ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक दिया है तो इसे हमेशा बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। केवल एक ही जगह पर इसकी एंट्री होती है, एक ही इफेक्ट होता है। हाँ, यदि ये क्लोजिंग स्टॉक आपका एडजस्टमेंट में दिया होगा, एडजस्टमेंट में दिया हो तो उसका दो इफेक्ट होगा। एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में इसे दिखाना पड़ेगा और साथ में बैलेंस शीट में तो दिखाना ही दिखाना है। तो अभी इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा बैलेंस शीट में। अगला प्रश्न है, वित्तीय विवरण का मुख्य उद्देश्य प्राप्त करना है। लाभ, संपत्तियों का मूल्य, दायित्वों का मूल्य, लाभ या हानि एवं वित्तीय स्थिति। तो देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाया जाता है उसमें पीएल अकाउंट भी आता है और बैलेंस शीट भी आता है। पीएल अकाउंट हमें बताता है प्रॉफिट या लॉस और बैलेंस शीट हमें बताता है फाइनेंशियल पोजीशन। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय विवरण बनाया जाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड कैलेंडर ईयर के अंत में, फाइनेंशियल ईयर के अंत में, लेखांकन वर्ष के अंत में, या प्रत्येक दीपावली को। तो वित्तीय विवरण जो है लेखांकन वर्ष के अंत में बनाया जाता है। अब लेखांकन वर्ष यानी अकाउंटिंग ईयर जो है अलग अलग व्यक्ति अलग अलग अपना सकते हैं। जैसे भारत में बहुत सारे व्यापारी ऐसे हैं जो दीपावली को ही अकाउंटिंग ईयर मानते हैं, दीपावली से शुरू और दीपावली को समाप्त। बहुत सारे लोग कैलेंडर ईयर को यानी 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक की अवधि को अपना अकाउंटिंग ईयर बना लेते हैं। ठीक है। और वित्तीय वर्ष का मतलब हुआ वो वर्ष जो 1 अप्रैल से चालू होता है और अगले वर्ष 31 मार्च को समाप्त होता है। तो बहुत सारे लोग वित्तीय वर्ष को ही अकाउंटिंग वर्ष मान लेते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि अकाउंटिंग ईयर जो है उसके लिए आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे। ये अकाउंटिंग ईयर कोई व्यक्ति दिवाली से दिवाली मान लेगा, कोई व्यक्ति फाइनेंशियल ईयर को मान लेगा यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च को, और कोई व्यक्ति कैलेंडर ईयर मान लेगा 1 जनवरी से 31 दिसंबर को। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संपत्तियों एवं दायित्वों का विवरण है। आर्थिक चिट्ठा यानी बैलेंस शीट, व्यापार खाता ट्रेडिंग अकाउंट ट्रायल बैलेंस, और लाभ हानि खाता यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो संपत्ति और दायित्व कहाँ दिखाया जाता है? बैलेंस शीट में यानी आर्थिक चिट्ठे में दिखाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सकल तथा प्राप्त किया जाता है। ये लाभ कर लो, यहाँ पे ये गलत छप गया है, सकल लाभ प्राप्त किया जाता है। ग्रॉस प्रॉफिट की बात हो रही है। ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ पे मिलता है? लाभ हानि खाते में, आर्थिक चिट्ठे से, व्यापार खाते में, या वित्तीय स्थिति। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमें मिलता है ट्रेडिंग अकाउंट में और नेट प्रॉफिट हमें मिलता है पीएल अकाउंट में। बैलेंस शीट में लाभ नहीं मिलता है, वो सीधे कैपिटल में जोड़ दिया जाता है, वहाँ पे संपत्ति और दायित्व मिलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा कि ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रेडिंग अकाउंट से प्राप्त किया जा सकता है। आज का आखिरी क्वेश्चन है, तलपट में प्रदर्शित ह्रास होना चाहिए। आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में, लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में, आर्थिक चिट्ठे में संबंधित संपत्ति में से घटाना चाहिए, या ए और बी दोनों। तो देखो, जब ट्रायल बैलेंस में डेप्रिसिएशन दे दिया गया तो इसका केवल एक जगह पे इफेक्ट देना है हमें, और वो इफेक्ट होगा बैलेंस शीट में जो संपत्ति है उसमें से उस संपत्ति के डेप्रिसिएशन को माइनस किया जाएगा और दिखाया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा।
तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम बाकी चैप्टर्स के एमसीक्यू करेंगे। आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी करिए। आज के लिए इतना ही। गुड डे टू ऑल ऑफ यू।